अस्सलामुअलैकुम। एक्सेल फॉर डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस कोर्स के सेशन 3 के साथ हाजिर खिदमत हूँ। तो चले बराह रास्त काम शुरू करते हैं। जो फाइल हमने अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से डाउनलोड की है वो ये फाइल है। इसका नाम है BIE के रिजल्ट 2024 कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा सेशन डेटा एनालिसिस की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे, रियल लाइफ एग्जाम्पल पे मुश्तमिल है। और ये डेटा जो हमने हासिल किया है ये बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन कराची की वेबसाइट से हासिल किया है, जहां वो अपने रिजल्ट्स पब्लिश करते हैं। इस डेटा को मैंने रिफाइन किया है। अगली क्लासेस में ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, लेकिन इस वक्त जो चीज़ आपको देखनी है तो यहाँ सीरियल नंबर हैं, और इन सीरियल नंबर्स को आप देखें तो 166 कॉलेजेस का डाटा मौजूद है, जिनके नाम यहाँ कॉलम बी में लिखे हुए हैं। और इन कॉलेजेस में गवर्नमेंट के कॉलेजेस भी शामिल हैं, यानी पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस, और इसी तरीके से प्राइवेट सेक्टर के कॉलेजेस भी शामिल हैं। अब यहाँ आप देखें तो ये पता चल रहा है कि 2024 के एग्ज़ाम में हर कॉलेज से कितने स्टूडेंट अपेयर हुए थे, और उनमें से कितनों के A1, कितनों के A या B, C और D ग्रेड हासिल करने वाले स्टूडेंट्स की तादाद क्या थी। तो देखिए यहाँ हमें ये तो पता चल रहा है कितने स्टूडेंट किस ग्रेड में पास हुए हैं। अब हमें कैलकुलेट करना है कि कितने स्टूडेंट टोटली पास हुए हैं और कितने स्टूडेंट फेल हुए हैं। तो अब एक कॉलम का इजाफा कर रहे हैं, जिस कॉलम का की हेडिंग हम लिखेंगे पास। अब यहाँ हमें कैलकुलेट करना है सम। बहुत सारे तरीके आपको बताए जा चुके हैं, उनमें एक तरीका शॉर्टकट कीज का भी है। वाज़ेह रहे कि डेटा एनालिस्ट को शॉर्टकट कीज का इस्तेमाल फ्रीक्वेंटली करना पड़ता है, क्योंकि डेटा बहुत ज़्यादा होता है और माउस के ज़रिए से अगर आप काम करेंगे तो स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। एक कमांड आपको पहले बताई जा चुकी है, ऑल्टर इक्वल टू से सम हो जाता है, और यहाँ अब हम इसको सम कर सकते हैं। लेकिन एक गलती हम अक्सर कर देते हैं कि जल्दी में इसको इंटर कर दिया, जबकि ये अपेयर्ड स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं करना था। अगर ये गलती करेंगे तो पास 34 हैं, जबकि अपेयर्ड ओनली 17 है। तो 17 को इस सिलेक्शन में शामिल नहीं करना था। मैं अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल Z के ज़रिए से, और फिर ऑल्टर इक्वल टू, और इस दफ़ा हम सही डाटा सेलेक्ट करेंगे। ये हमारा डाटा था और इसको हमने इंटर कर दिया, तो अब ये 17 स्टूडेंट्स पास आए हैं। लेकिन यहाँ आप देखेंगे कि ये जो हमें एक साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन नज़र आ रहा है, ये कहाँ से हमारे पास आया है। अलर्ट है एक, और एक्सेल के नज़दीक आपने जो फॉर्मूला बनाया है हो सकता है कि उसमें कोई गलती कर दी हो। अब हम देखते हैं कि क्या गलती हमने कर दी है। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ हमें नज़र आ रहा है कि फॉर्मूला ओमिट्स एडजेसेंट सेल। वो जो हमने अपेयर्ड स्टूडेंट 17 अपेयर्ड स्टूडेंट्स को शामिल नहीं किया, तो एक्सेल भी हमारी तरह कंफ्यूज हो रहा है और वो ये सोच रहा है कि क्यों ये सेल खाली छोड़ दिया गया जबकि बाकी सारे सेल्स को सेलेक्ट कर दिया गया। अब यकीनन ये कोई एरर नहीं है, लिहाजा अगर आप चाहते हैं कि ये निशान हट जाए तो आप इसको इग्नोर एरर के ज़रिए से हटा सकते हैं। ना भी हटे तो ये प्रिंटिंग में या किसी जगह ये एरर अलर्ट नहीं आता। इसी फॉर्मूला को नीचे कॉपी करना है, तो हैंडल को ग्रिप करने के बाद और यहाँ डबल क्लिक किया तो ये फॉर्मूला नीचे तक कॉपी होता रहा, और तमाम जगहों पे आप देखेंगे कि एक ग्रीन कलर का ट्राइंगल सा कोने पे आ गया है, सिवाय पहले सेल के। जी हाँ, ये वही एरर अलर्ट है। जब हम सेल सेलेक्ट करते हैं तो वो नज़र आ जाता है, और अब इन सबको एक एक करके हमें निकालना है। नहीं, एक एक करके नहीं, इसका एक तरीका यह है कि आप सारे सेल्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। अब आप देखिए कि मैंने सिलेक्शन करते वक्त कितना तरद्दुद किया। डेटा एनालिस्ट होता तो वो इस सेल पे क्लिक करता, उसके बाद शिफ्ट की दबा के रखता, एंड और डाउन एरो की दबा देता, एंड और डाउन एरो से नीचे तक सेल पहुंचा और शिफ्ट की वजह से सेलेक्ट भी हो गया। अब इस सिलेक्शन के बाद
यहाँ से जाके हम अगर चाहें तो यहाँ से इग्नोर एरर कर सकते हैं, ये सारे एरर ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसे एरर्स ना आए तो फाइल में जाते हैं और फिर उसके बाद ऑप्शंस में जाते हैं और फिर फॉर्मूला में जाते हैं, और फॉर्मूला में ये एरर चेकिंग का ऑप्शन मौजूद है। अगर आप इसको इनेबल का चेक हटा देंगे तो अब आइंदा ये एरर नहीं आएंगे, लेकिन इसे रखना ज़्यादा बेहतर होता है, बाज़ औक़ात इससे मदद मिलती है। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से एरर्स चेक करेगा, वहाँ चेक हुआ है। अगर आप चाहें कि कोई मखसूस किस्म का एरर या आपको शो ना करे तो उसको आप अनचेक कर सकते हैं। तो बहरहाल इस तरीके से ये काम किया जा सकता है, लेकिन हम यहाँ से तमाम सेल्स को सेलेक्ट कर चुके हैं और इग्नोर एरर के ज़रिए से ये जो हमें थोड़ा सा बॉदर कर रहा था या इरिटेट कर रहा था, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, उसको हमने हटा दिया। अब हमें फेल स्टूडेंट्स को कैलकुलेट करना है। हमें फेल के लिए क्या यूज़ करेंगे? सब्ट्रैक्ट फंक्शन, जैसा कि सम फंक्शन होता था? जी नहीं, सब्ट्रैक्ट फंक्शन नाम का कोई फंक्शन एक्सेल में मौजूद नहीं है। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको माइनस साइन यूज़ करना पड़ेगी। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है, फॉर्मूला खुद बनाएंगे। और इक्वल टू, उसके बाद मैंने क्लिक किया C2 पे और फिर माइनस कर दिया ये पास स्टूडेंट्स के ऊपर। तो फॉर्मूला हमारा जो बन रहा है वो बन रहा है C2 माइनस J2। अब इस फॉर्मूले को मैं यहाँ से एंटर करता हूँ और उसके बाद मैं इसे कॉपी करता हूँ। तो अब हमें ये पता चल गया कि फेल स्टूडेंट की तादाद कितनी है। अच्छा, अब हमें ये जो फिगर यहाँ मिल रहे हैं, ये फिगर सारे हमें नंबर्स के फॉर्म में मिल रहे हैं, और नंबर की फॉर्म में हमें पता नहीं चलता कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, किसकी परफॉर्मेंस बुरी है। वाज़ेह रहे कि हम पता करना चाह रहे हैं कि इस रिज़ल्ट के मुताबिक कराची के टॉप मोस्ट कॉलेजेस रिज़ल्ट के एतबार से कौन से हैं। मिसाल के तौर पे ये बहरिया कॉलेज कारसास का रिज़ल्ट अगर आप चेक करें तो इसमें नज़र आएगा कि 174 स्टूडेंट अपेयर हुए, उनमें से बड़ी तादाद A1 और A ग्रेड में पास हुई, लेकिन कुछ बच्चे, 4 बच्चे फेल भी हुए हैं। तो अब इस कॉलेज का जो पास परसेंटेज है 100% नहीं हो सकता। जबकि यहाँ पे आप मिसाल देखें तो 2 स्टूडेंट में से 2 स्टूडेंट पास हो गए, तो इनका पास परसेंट ज़ाहिर है 100% बन जाएगा। अब अगर हम नंबर्स को देख के ये फैसला करना चाहें तो ये बहुत मुश्किल है। हमें देखना पड़ेगा कि परसेंटेज के हिसाब से कितनों ने A1 ग्रेड और कितने परसेंट ने B ग्रेड और दीगर ग्रेड्स कितने परसेंट ने हासिल किए हैं। तो इसके लिए मैं M% ऑपरेटर यूज़ करूँगा, जो 2 स्ट्रिंग्स को आपस में मिलाने का काम करता है। इक्वल टू का निशान दबाया और पहली स्ट्रिंग इस सेल से लेनी है, यानी D1 से, और इसके बाद ये M% ऑपरेटर। दूसरी स्ट्रिंग जो इससे ज्वाइन करनी है वो किसी सेल से नहीं लेनी बल्कि मुझे खुद प्रोवाइड करनी है। तो कोटेशन मार्क्स, स्पेस और परसेंट का निशान और फिर कोटेशन मार्क्स। तो इन 2 डबल कोटेशन मार्क्स के दरमियान जो चीज़ है वो मेरी प्रोवाइड की हुई स्ट्रिंग है, और यहाँ पे इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि A1 के बाद एक स्पेस भी आया है जो हमने अपनी यहाँ स्ट्रिंग में डाला हुआ है। तो ये हमारा काम हो गया, और इसकी वजह से आगे हमें जो सहूलत मिलेगी, अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो आप देखेंगे कि ये A%, B%, C% ये सब कुछ यहाँ बआसानी आ गया है, और हम तमाम कॉलम्स की हेडिंग लिखने में कामयाब हो चुके हैं। तो कॉलम हेडिंग्स हम लिख चुके हैं। अब बारी है फॉर्मूला लिखने की। तो सेल L1 पे क्लिक करते हैं और यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं इक्वल टू, और इस 5 पे क्लिक किया जो A1 में पास होने वाले स्टूडेंट्स का नंबर था, और इसको डिवाइड कर दिया
टोटल नंबर जो अपेयर हुए थे। एक बात याद रखिए, आप अपनी आदत के मुताबिक यहाँ चाहेंगे कि परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दें। बड़ी मिस्टेक समझी जाती है, ऐसा नहीं करना है। आप इस फॉर्मूले को इसी तरह से इंटर कर दें। ये जो 0.2941 लिखा हुआ है, ये असल में परसेंट ही को शो कर रहा है। ये शो कर रहा है 29.41%। लेकिन चूंकि हम इस फॉर्मेट के आदी नहीं हैं, कोई बात नहीं, हम इसे परसेंट के फॉर्मेट में इस बटन के ज़रिए से कन्वर्ट कर देते हैं और डेसिमल प्लेसेस भी 2 बढ़ा लेते हैं। देखिए यही नंबर 29.41 में परसेंट की सूरत में हमें नज़र आ रहा है। तो किसी फॉर्मूले में आपको 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, परसेंट के फॉर्मेट को चेंज करना है, ये बात याद रखें। अब हम इस फॉर्मूले को अगर आगे कॉपी कर दें तो क्या हमें रिजल्ट मिल जाएगा? जी नहीं, हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। देख लेते हैं। आगे मैंने इसको कॉपी किया तो कुछ जगहों पे डिवाइड ओवरफ्लो आ गया। यहाँ भी परसेंटेज देखें, 60%, 200%, 50%, जो कि नामुमकिनात में से थी। तो देखिए एरर को हम तलाश करने की कोशिश करते हैं। यहाँ मैंने डबल क्लिक किया तो आप देखिए कि यहाँ पे 3 डिवाइड हुआ है 5 से, बजाय इसके कि वो 17 से डिवाइड होता। अगले सेल में अगर आप देखें तो 6 डिवाइड हुआ है 3 से, जबकि इसे 17 से डिवाइड होना चाहिए था। अब आप समझ गए होंगे कि यहाँ हमने क्या गलती की है। इन गलत फॉर्मूला को हटा दें और यहाँ पे अगर हम डबल क्लिक करके देखें तो यहाँ जो हमने ये C2 लिखा था, यानी अपेयर्ड स्टूडेंट्स की तादाद, इसे रिलेटिव्स के बजाय एब्सोल्यूट रेफरेंस देना चाहिए था, जो कि पिछले लेक्चर में आपको बताया जा चुका है। F4 की आपको बताया गया था, इस काम के लिए आप यूज़ करते हैं। और ये $C $2 आ गया। इस फॉर्मूला को आप एंटर करें और आगे कॉपी कर दें तो आपको रिजल्ट सही नज़र आएगा। ये सही परसेंटेजेस आ गई हैं। और अब अगर इसको नीचे हम कॉपी करना चाहें तो ड्रैग से हम इसे नीचे भी कॉपी कर सकते हैं। मैं इसे सिर्फ एक लाइन नीचे लाना चाहता हूँ। क्या आपके ख्याल में ये 0% सही है? क्या ये सारे फिगर सही आ रहे हैं? जी नहीं, ये फिगर सही नहीं आ रहे हैं। अगर इस पर भी डबल क्लिक करें तो आपको अपनी गलती का एहसास हो जाएगा कि इस फिगर को हमने 17 से डिवाइड किया है, जबकि 2 से डिवाइड होना चाहिए था। तो पता चला कि ये फॉर्मूला अभी भी सही नहीं है। ना सिर्फ ये फार्मूला सही नहीं है, बल्कि कोई भी फार्मूला जो ऊपर है वो सही नहीं है। हम इन्हें भी मिटा देते हैं और पहले को छोड़ देते हैं, जिसको हम बाद में एडिट करेंगे। यहाँ पे अब हमें जो काम करना है वो ये कि हमें ये एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस नहीं चाहिए, बल्कि जो सेल रेफरेंस हमें चाहिए वो चाहिए $C2, जिसे सेमी एब्सोल्यूट रेफरेंस कहा जाता है। अब इस फॉर्मूले को जब आगे कॉपी करेंगे तो C की जगह C ही कॉपी होगा, D E F कॉपी नहीं होगा। लेकिन 2 चूंकि रिलेटिव है यानी रो नंबर, तो नीचे वाली रो में जब हम इसको कॉपी करेंगे तो ये 2, 3, 4 बढ़ता चला जाएगा। अब हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही है। इसको आप यहाँ भी कॉपी कर सकते हैं और फिर यहाँ हैंडल ग्रिप करके डबल क्लिक कर दें तो शुरू से आखिर तक ये इफेक्ट आपको नज़र आएगा कि ये सब कुछ कॉपी हो चुका है। अब यहाँ पे फेल परसेंट, पास परसेंट, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं। जहाँ फेल स्टूडेंट 0 हैं उनकी तादाद 0% है। जहाँ पास स्टूडेंट अपेयर्ड स्टूडेंट के बराबर हैं तो उनकी परसेंटेज 100% आ रही है। तो इस तरीके से हमने तमाम ग्रेड्स की परसेंटेज भी कैलकुलेट कर दी, जिसकी बुनियाद पे हम आगे अपना डाटा एनालिसिस परफॉर्म करेंगे।